हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपके टीचर का जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा पास आ गया है। आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इसके लिए हम आपके लिए जो है मैराथन क्लास लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, तो साइंस का हम मैराथन क्लास लेकर आए हैं। तो आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन्हीं क्वेश्चनों को रखे हैं जो आने का चांस है एग्जाम में, जो बार बार इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चनों को आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैराथन क्लास में। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग यही एक मैराथन क्लास देख लीजिएगा, इससे ही आपका जो है एग्ज़ाम पास हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप लोग भी क्वेश्चंस हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इन लास्ट दिनों में आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हल करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्या कहते हैं हेल्प मिलेगा, आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लेवल पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को तो लेवल पता ही है किस लेवल के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है। तो इसमें कहा है किस उस कॉलम के साथ कौन सा मिलान सही है, तो यही इसमें से पूछा है। तो इसमें पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए का इसमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ये भी नहीं होगा, दूसरा वाला भी यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है विटामिन ए हो जाएगा, हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखती है। तो ए का जो है यहाँ पे मैच सेकंड के साथ सही हो जाएगा। तो विटामिन ए इसके साथ मैच इसका सही है। ठीक है, हमारी त्वचा और क्या कहते हैं आँखों को स्वस्थ रखता है। तो कौन, विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनाल होता है। ठीक है ना, रेटिनाल होता है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा विटामिन ए का जो रासायनिक सूत्र आई थिंक नाम होता है उसका नाम रेटिनाल होता है। और अगला यहाँ पे हम देखते हैं, तो फर्स्ट का तो यहाँ पे सेकंड के साथ मैच सही हो जाएगा। और विटामिन सी का क्या होगा यहाँ पे, तो विटामिन सी का यहाँ पे हड्डियों एवं दांतों को कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है, ये तो यहाँ पे सही नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, तो विटामिन सी का तो यहाँ पे है रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका जो है दूसरे का यहाँ पे थर्ड के साथ सही हो जाएगा, यहाँ पे ये दूसरा वाला रहेगा। ठीक है ना, दूसरे का तीसरे के साथ सही हो जाएगा, बी वाले का तीसरे के साथ सही हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। और यहाँ पे जो विटामिन डी दिया हुआ है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा विटामिन सी का, तो विटामिन सी का जो होगा, तो जो विटामिन सी होता है उसका क्या कहते हैं वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है रासायनिक नाम। ठीक है ना, तो जो कि कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है, कौन, विटामिन सी। और एस्कॉर्बिक एसिड एसिड जो होता है क्या कहते हैं इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी का यहाँ पे क्या होगा, तो विटामिन डी का जो होता है कैल्सीफेराल होता है, रासायनिक नेम कैल्सीफेराल होता है। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेराल। और यह हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। तो इसका विटामिन डी का जो होगा यहाँ पे फर्स्ट के साथ ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों और दांतों के लिए क्या कहते हैं कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। तो डी वाले का फर्स्ट के साथ सही हो जाएगा, आई थिंक सी वाले का फर्स्ट के साथ सही हो जाएगा। और जो विटामिन डी दिया हुआ है यहाँ पे, तो विटामिन आई थिंक सॉरी विटामिन बी है। तो विटामिन बी में है शरीर की कोशिकाओं के उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे ये बात तो सही है, तो डी वाले का इसी के साथ सही हो जाएगा मैच, डी का चौथे के साथ ही मैच सही हो जाएगा। और जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, तो बी1 का हो जाएगा थायमीन। ठीक है ना, बी1 का थायमीन होता है विटामिन बी1। और विटामिन बी2 का क्या होता है, तो इसका होता है राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा विटामिन टू का होता है आई थिंक विटामिन बी टू का होता है
क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी7 का क्या होता है, विटामिन बी7 का बायोटिन होता है। और विटामिन बी12 का क्या होगा, विटामिन बी12 का साइनो को बलामिन हो जाता है, ठीक है, साइनो को बलामिन आप लोग लिख लीजिएगा एक बार, साइनो को बुलामिन हो जाता है। तो जो कि यह विटामिन बी जो होता है वो शरीर की कोशिकाओं के उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन किसके साथ सही है। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे ए का सेकंड के साथ मैच लगाए थे, विटामिन ए था। तो विटामिन ए जो होता है वो हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे ए का दूसरे के साथ सही हो जाएगा, दूसरा फर्स्ट वाले में भी है, थर्ड वाले में भी है। और विटामिन बी का किसके साथ था, विटामिन बी में था, क्या कहते हैं, विटामिन सी था। तो जो विटामिन सी होता है वो क्या कहते हैं, रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो यहाँ पे थर्ड में था ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा एक बार, थर्ड में ये ऑप्शन था विटामिन बी सी का, रोगों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है ना। तो विटामिन सी का थर्ड के साथ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन किस में है, तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे बी वाले में है। तो सी वाला ऑप्शन यही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया, कैक्टस, ठीक है। तो इसमें पहला है, पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, रूप में होती हैं आई थिंक। और बी में है, तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, जो तना होता है। और तीसरे में है, तने पर मोम की एक मोटी परत होती है। और चौथे में है, जड़ें सतह के समीप होती है। सही समुच्चय इसमें से कौन सा सही है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं मरुस्थलीय पौधे के, तो इसका जो है यहाँ पे चौथा जो कि दिया हुआ है, यहाँ पे जो है पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, तो ये बात यहाँ पे सही कहा है। और जो तना होता है वो रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, ये बात यहाँ पे भी सही कही हुई मरुस्थलीय पौधे के बारे में। और तने पर मोम की एक मोटी परत होती है, तो यहाँ ये बात भी सही है। और जड़ें सतह के समीप होती है, ये बात यहाँ पे गलत है, ठीक है ना, सतह के समीप नहीं होती हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो मरुस्थलीय पौधे जो होती हैं वो अवाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं, ठीक है। जल की जो मात्रा होती है वो बहुत कम मात्रा में क्या कहते हैं, अवाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं, ठीक है। बहुत कम मतलब मात्रा में पानी को निकालते हैं वो कौन, मरुस्थलीय पौधे, ठीक है। और इनकी जो पत्तियां होती हैं या तो होती ही नहीं है, जो मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां होती हैं या तो पत्ती पाई ही नहीं जाएगी, या तो क्या कहते हैं, जो पत्ती होंगी वो कांटों का रूप ले लेती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। तो या तो मरुस्थलीय पौधे में या तो लिप्स होती ही नहीं है, या तो होती हैं तो वो कांटे का रूप ले लेती हैं, ठीक है। तो यही लक्षण इसके होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी करके घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आई थिंक जो कांटों का रूप होता है वो छोटा छोटा होता है, ठीक है। और जो कुछ और पौधे भी होते हैं वो पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है, आई थिंक उसको मैंने आपको बता ही दिया, कांटों का रूप ले लेती हैं। और जो पत्तियां होती हैं बहुत, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ के पौधे जो होते हैं पत्तियां बहुत कम मात्रा में पानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम मात्रा में जल को निष्कासित करते हैं या पानी निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मरुस्थलीय पौधे हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जो मरुस्थलीय पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण जो की क्रिया जो होती है वो तने के द्वारा होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कौन से पौधे जो प्रकाश संश्लेषण तने द्वारा करते हैं, तो वह मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण तने के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो जो तना होता है वो मोटी मोम की परत से ढका होता है, ये और लक्षण भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो तने द्वारा होगा, जल की बहुत कम मात्रा में जल निकालते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में। और जो तना होता है उसपे मोटी एक परत होती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो जड़ें होती हैं वो क्या कहते हैं, मिट्टी में बहुत गहराई तक फैली होती हैं मरुस्थलीय पौधे में, ठीक है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, तो जो उनकी जड़ें होती हैं बहुत अंदर तक गई होती हैं, ऐसे ऐसे फैली होती हैं बहुत अंदर तक, ठीक है। तो वह बहुत गहराई तक गई होती हैं जड़ें, जैसे कि यहाँ पे कहा है जड़ें सतह के समीप होती हैं, तो ये बात गलत है। जो जड़ें होती हैं मरुस्थलीय पौधे के बहुत दूर तक फैली होती हैं, मजबूत जड़ें होती हैं, ठीक है। तो और जो कैक्टस होता है, कैक्टस को रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए
इन्हीं प्रकार के परिवर्तनों को उन्हें मतलब परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो यही लक्षण है कैक्टस के। आई थिंक सभी पौधे के, जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ठीक है। कुछ भी करके आपसे पूछा जाए रेगिस्तानी पौधे, मरुस्थलीय पौधे, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा। ये तो यही लक्षण है रेगिस्तानी पौधे के, मरुस्थलीय पौधे के, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व है, तो यह तत्व कौन सा होगा? तो पहला है यहाँ पे कैल्शियम, और बी में है कार्बन, और सी में है सल्फर, और डी में है मैग्नीशियम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब करता है तो जल में घुलनशील यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। जल में घुलनशील होता है, जो कि जब इसे क्या कहते हैं ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। तो जब क्षारीय हो जाएगा तो क्षारीय का आप लोगों का लक्षण पता ही है कि वो नीला कर देता है लिटमस पेपर को, ठीक है। तो लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, तो जो कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस भी परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कहते हैं क्षारीय होगा माध्यम में, और क्या कहते हैं जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा कैल्शियम तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, और ये क्या कहते हैं क्षारीय हो जाता है। तो इस कारण यहाँ पे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो इस कारण इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शरीर की कई गतियां जोड़ों की गति से जुड़ी होती हैं। स्तंभ ए में दी गई शरीर की गति को स्तंभ बी में दिए गए गति के लिए उत्तरदायी जोड़ों के प्रकार से मिलान करिए। तो यहाँ पे भी मिलान करना है आपका। तो पहला है यहाँ पे क्रिकेट की गेंद फेंकना, और तो इस किसका किसके साथ मैच है? तो यहाँ पे जैसे है सिर को बाईं या दाईं दिशा में घुमाना, बाएं दाएं करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? बाएं दाएं आगे पीछे करना। तो हम आपको बताए थे। तो ये कौन सी संधि होती है? तो आप लोग बताइएगा, क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। दाएं बाएं और आगे पीछे करने के लिए कौन सी संधि से जुड़ा होता है, वो कौन सी संधि होती है, या मतलब आई थिंक जॉइंट होता है, ठीक है। और कोहनी की गति को क्या कहेंगे? और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। तो किसका किसके साथ मैच सही है? तो आप लोग बताइएगा। हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति, तो आई थिंक यहाँ पे घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया हुआ है। हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति आई थिंक यहाँ पे अचल संधि की बात किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा फिक्स्ड जॉइंट, अचल संधि। इसी को ही अचल संधि कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट कई नामों से इसे जानते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो कोहनी की गति होगी उसे क्या कहेंगे? कोहनी की गति को क्या कहते हैं? तो हिंज हिंज जॉइंट कहते हैं। तो आप लोग जो है इंग्लिश वाला याद रखिएगा, नहीं तो हिंदी में तो कई नाम से क्या कहते हैं कोई भी नाम से इसमें दे देगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश वाला याद रखिएगा, हिंज जॉइंट कहते हैं, ठीक है। कोहनी की गति को घुटना हो गया, कोहनी हो गया, इनका नाम ले तो आप लोग हिंज वाला संधि लगा दीजिएगा। और क्या कहते हैं सिर को बाईं या दाएं ओर घुमाने को क्या कहते हैं? सिर को बाएं और दाएं ओर घुमाने को क्या कहते हैं? तो दुर्ग्र संधि से, ठीक है। दुर्ग्र संधि से जुड़ा होता है, पाइवोटल व ज्वाइंट से होता है, ठीक है। और क्रिकेट की गेंद फेंकना का मतलब यहाँ पे कौन सा वाला होगा? ये हो जाएगा चौथे के साथ गेंद और उल्लुख संधि, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे पीछे और दाएं बाएं घुमाने वाली संधि अगर पूछे तो आप लोग फट से दुर्ग्र संधि पे जाइएगा, पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। और अगर कोहनी और घुटने की जॉइंट की बात करें तो तुरंत आप लोग हिंज संधि पे जाइएगा, ठीक है। और कहीं पे वो क्या कहते हैं स्थित है वो संधि, जैसे ऊपरी जबड़े की बात किया हुआ है, दांत का, इन चीज़ों का बात करें तो आप लोग फट से फिक्स्ड जॉइंट, अचल संधि, स्थित संधि, कई नामों से इन्हें जानते हैं। तो इसके साथ इसका हो जाएगा, ठीक है। और क्रिकेट की गेंद फेंकना तो यहाँ पे कंदुक खलिका संधि या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाएगा। तो इसका किसके साथ वहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे कि हम लोग पहले वाले में ही चौथे पे ऑप्शन लगाए हुए थे और बी के यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन था, तो जो है यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग क्या कहते हैं हल ज़रूर कीजिएगा। इसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। डेली डेली पढ़ने से और क्वेश्चन साथ में करने से बहुत अंतर होता है, तो आप लोग डेली क्या कहते हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आप लोग रिवाइज़ करिए और डेली क्या कहते हैं 2 से 3 सेट क्वेश्चंस हल कीजिए, आपका ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम पास होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा-सा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो आप लोग मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में रुद्र विकास क्या कहते हैं चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखे तो यह निम्न की कमी के कारण हो सकता है। तो अगर क्या कहते हैं बालों का बदरंग होना मतलब आई थिंक बालों का कलर चेंज हो रहा हो और त्वचा की बीमारियां दिखें और चेहरे पे सूजन हो, तो ये किस कारण होता है? फैट की वजह से होता है कि प्रोटीन की वजह से कि क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से और डी में है खनिज की कमी से। तो किसकी कमी से हो सकता है ये बीमारियां? तो ये बीमारियां जो है आपकी प्रोटीन की कमी के कारण हो सकती है। तो प्रोटीन त्वचा की बीमारी यहाँ पे वैसे ही आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। त्वचा की बीमारियां की बात यहाँ पे कर दिया है, तो त्वचा का मतलब यहाँ पे विटामिन ए हो गया, ठीक है। तो विटामिन ए किस में मिलता है? तो प्रोटीन से में मिलेगा। तो यहाँ पे किसकी कमी हो जाएगी? तो यहाँ पे प्रोटीन की कमी के कारण हो सकता है त्वचा की बीमारियां। और त्वचा संबंधित रोगों को दूर करने के लिए हमें कौन से विटामिन खाने चाहिए? तो त्वचा संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए हमें विटामिन ए से रिलेटिव सारे विटामिन आई थिंक चीज़ें खानी चाहिए जो विटामिन जिसमें विटामिन ए हो, ठीक है। जैसे सोयाबीन हो गया, पालक एंड गाजर, कुछ भी दूध हो गया, इन सब चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। तो अब यहाँ पे त्वचा संबंधित बीमारियों में प्रोटीन की कमी हो सकती है, तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी के कारण ही व्यक्ति में रुद्र विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना, त्वचा की बीमारियां दिखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन अगर नहीं लेते हैं तो क्या कहते हैं उन्हें इन टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन में क्या क्या खाने चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन में दूध खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, दालें सभी टाइप की, सोयाबीन हो गया, इन सब चीज़ों को खाने चाहिए। गाजर खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, इन सब चीज़ों को खाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे भी मैच करना है। आपके मैच वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, तो चलिए देख लेते हैं। तो आई थिंक अगर आप लोग मैच वाला क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे तो इससे आपके कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन करके एक आई थिंक एक ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे एलगी दिया हुआ है तो यहाँ पे जिसका मैच के साथ है तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे उठा करके एक बड़ा क्वेश्चन बना सकता है। तो आप लोग अगर मैच वाला अच्छे से क्वेश्चन किए रहेंगे तो अगर अलग से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा है मैच वाला क्वेश्चन करने से, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे पहले में है एल्गी शैवाल, और एल्गी शैवाल का किसके साथ यहाँ पे होगा? विखंडन के साथ होगा। बीजाणु बनाना कि भाग शरीर के भाग का अलग होना जड़ों द्वारा। तो किसका किसके साथ मैच यहाँ पे सही होगा? तो शैवाल जो होता है वो फर्मेंटेशन होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे किसका पूछा है? यहाँ पे रिप्रोडक्शन पूछा है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो एल्गी है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका जो है एल्गी वाले का यहाँ पे सेकंड के साथ ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्गी का हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पे फंगी दिया हुआ है फफूंद। तो फफूंद किसके द्वारा आई थिंक अपना रिप्रोडक्शन करता है? तो यहाँ पे पहला है बीजाणु बनाना और दूसरा है शरीर के भाग का अलग होना जड़ों द्वारा। तो किसके द्वारा करेगा? ये बीजाणु बनाने के द्वारा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके द्वारा हो जाएगा इसका। और डहेलिया का किसके साथ होता है? तो डहेलिया का क्या कहते हैं जड़ों द्वारा होता है, बाई रूट्स के द्वारा होता है। और कैक्टस का किसके साथ होगा? शरीर के एक भाग का अलग होना। जो कैक्टस का पौधा होता है शरीर का एक भाग क्या कहते हैं एक बड़े पेड़ का निर्माण कर लेता है। तो ये शरीर के एक भाग के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन कर लेता है। कौन? कैक्टस, ठीक है। और जो डहेलिया होता है उसकी जड़ें लगती हैं, तो आई थिंक वो अपना रिप्रोडक्शन जड़ों के द्वारा करता है। और जो फफूंद हो जाएगा वो बीजाणु बनाने से होगा, स्पोर फॉर्मेशन से। शैवाल हो जाएगा विखंडन से, फ्रेगमेंटेशन के। तो इनका किसके साथ मैच सही है? तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला मैच सही है यहाँ पे।
डी का यहाँ पे दूसरा है और बी का यहाँ पे पहला है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो आप लोग भी हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग किए रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां दी गई हैं, सही उत्तर का मिलान करिए। तो इसमें भी मैच वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला है सोडियम धातु और फास्फोरस है बी वाला, और सी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड गुटिकाएं, और डी में है पारा। तो किसका किसके साथ मैच इसका सही होगा। तो इसका जो सोडियम धातु है, तो यहाँ पे सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। तो सोडियम और पोटेशियम को आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम धातु को यहाँ पे रखा जाएगा केरोसिन में, ठीक है। और फास्फोरस का किसके साथ होगा, तो फास्फोरस को किस में रखा जाता है, फास्फोरस को जल में रखा जाता है, नहीं तो आग पकड़ लेती है। और सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं तो आग ये भी पकड़ लेती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं। और अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट्स, तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एक प्लास्टिक की शीशी। तो इनको क्या कहते हैं, प्लास्टिक की शीशी में रखा जाता है। और पारा को कहाँ पे रखा जाएगा, एक कांच की शीशी में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट के साथ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो पहले का है यहाँ पे चौथे के साथ, तो पहले का चौथा यहाँ पे बी वाले में है। तो इसका आई थिंक बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए का चौथे के साथ, बी का तीसरे के साथ, सी का दूसरे के, और डी का फर्स्ट के साथ सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अगला है यहाँ पे, सूजन ने एक, आई थिंक सॉरी यहाँ पे सृजन है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सृजन ने एक मैराथन में भाग लिया, यद्यपि वह नियमित रूप से सैर नहीं करता, तेज दौड़ने से तो उसकी टांगों में ऐंठन हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया। एक गर्म जल उष्मक में पैर रखने से उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि बी पूर्णतः सी तथा डी में टूट गया। तो ए बी सी डी क्रमशः है, तो ए बी सी डी क्रमशः क्या हो सकता है, तो इसमें से आप लोग एक बार ऑप्शन सारे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पहला है लैक्टोज लैक्टिक अम्ल और ऑक्सीजन वाटर, और बी में है ग्लैक्टोज अल्कोहल ऑक्सीजन वाटर, और सी में है ग्लूकोज लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। डी में है ग्लूकोज एस्कॉर्बिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है ना। तो इसका कौन सा सही होगा, तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहा है सृजन के तेज दौड़ने से उसकी मांसपेशियों में जो है क्या होता है, ए हो जाता है। तो ए का मतलब ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण आई थिंक पान हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज होगा। और आंशिक रूप से यहाँ पे बी में टूट जाता है, तो वो बी क्या हो सकता है, तो ग्लूकोज जो होगा वो लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा, ठीक है। जब वो तेज से दौड़ रही है सृजन जो भी, तो क्या कहते हैं, जब वो तेज से दौड़ेगी तो ए हो जाता है। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज जो होगा वो लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा, और उसके बाद में एक गर्म जल उष्मक में पैर रखने से उसकी अवस्था में सुधार हुआ। जब वो अपने पैर को गर्म जल में रखती है तो उसके पैर में थोड़ा आराम आता है, उसके पैर में सुधार आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सुधार हुआ, क्योंकि लैक्टिक अम्ल जो है वो पूर्णतया कार्बन डाइऑक्साइड तथा डी में यहाँ पे कहा है अगला कि डी में टूट जाता है। तो डी में टूट जाने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो क्या कहती हैं, जल में टूट जाता है, लास्ट यहाँ पे हो जाएगा जल। तो इस कारण यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है, खाद का कार्य नहीं है। पहला है मृदा की संरचना को सुधारना, बी है मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, और सी है मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करना। पुटिका का मतलब होता है प्रोवाइडिंग पॉकेट्स इन द सॉइल फॉर सीड्स टू ग्रो, और डी में है मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना। तो इसका जो है यहाँ पे यही वाला डी वाला ऑप्शन नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं। खाद का कार्य तो सभी सही है, मृदा की संरचना को सुधारता है अगर हम खाद डालेंगे, और मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, उसकी कमी को भी दूर करना, ये भी बात सही है, और मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करना। तो
यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन ही सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन उस उन मानव रोगों का समुच्चय जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ में इसमें से कहा है कि जो वह कौन सा, मतलब कि इसमें से बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा होता है। तो वायरस से संबंधित सभी बीमारियां इसमें से कौन सी हैं वो। तो वायरस से संबंधित यहाँ पे जैसे कि आप लोग बी वाले ऑप्शन में देखिए, हिपेटाइटिस, खसरा, पोलियो, चेचक, ये सभी वायरस से उत्पन्न होती हैं बीमारियां। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, हिपेटाइटिस, खसरा, पोलियो, चेचक, तो ये जो है ये वायरस से बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिपेटाइटिस हो जाएगा, मीसल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, तो ये सभी जो होती हैं ये विषाणु द्वारा क्या कहते हैं, बीमारियां होती हैं वायरस द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या कहते हैं, आपका मैथ्स वाला क्वेश्चन है। पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ ए और बी में क्रमशः दिए गए हैं। एक सही मिलान समुच्चय का चुनाव करिए। तो इसमें से पहला है कोक, इसमें से पहला है कोक, फिर है कोल तार, फिर है कोल गैस। इसमें से पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके प्रयोग के बारे में कहा है। पेट्रोलियम उत्पाद और क्या कहते हैं प्रयोग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, मिलान करना है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तो कोक का क्या हो जाएगा, तो कोक का जो होता है यहाँ पे खुशबू इत्र विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है कोक का। ठीक है, इसका फर्स्ट के साथ ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पहले से ही पता रहा होगा कोक का। ओ सॉरी, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। खुशबू और इत्र विस्फोटक का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इसका प्रयोग होता है कोल तार में। तो जो कोक होता है, कोक का प्रयोग होता है स्टील का निर्माण करने में। तो स्टील का निर्माण किस में है, यहाँ पे चौथे में है। तो कोक का हो जाएगा यहाँ पे स्टील का निर्माण करने में। और जो कोल तार होता है इसका प्रयोग होता है खुशबू इत्र विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो कोल गैस होती है ये उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोल गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसमें से बचा बिटुमिन, तो बिटुमिन का क्या हो जाएगा, सड़कों पर परत बिछाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका तीसरे के साथ सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। कोल तार का यहाँ पे खुशबू इत्र विस्फोटक में प्रयोग किया जाता है कोल तार का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोक का जो होता है ये स्टील का निर्माण करने में कोक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आई थिंक तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो इसका जो है यहाँ पे पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए का चौथे के साथ है, तो ए का चौथा फर्स्ट वाले में ही है, तो इसीलिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न समुच्चय का सही मिलान निरूपित करता है। तो पहला है रेशा, फिर है उत्पत्ति का भाग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो यहाँ पे पहला है फ्लैक्स सन। सन का निर्माण कैसे होता है, किससे होता है सन का निर्माण, तो जो सन होता है उसका निर्माण यहाँ पे तने से होता है। तो स्टेम हो जाएगा इसका, जो ऐसे ऐसे डंडी टाइप की होती है उसी में से ऐसे ऐसे छिल छिल के निकाला जाता है, तो उसी को सन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तने से सन को निकाला जाता है। और अगला है कॉटन, कपास। तो कपास कपास का प्रयोग आई थिंक को कहाँ से प्रयोग, आई थिंक उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, निकाला जाता है। ठीक है ना, तो कॉटन का प्रयोग को कहाँ से निकाला जाएगा, छिलके से कि कृमि कोश से कि पुष्प से, तो क्या होगा इसका, तो कपास जो होता है उसको पुष्प से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे होता है, ऐसे पुष्प होता है, उसी में से ऐसे ऐसे निकला होता है, तो उसी में से निकाला जाता है। उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, उन बीजों को निकाल करके रुई रखी जाती है। ठीक है, तो उसे वो पुष्प होता है, उसे पुष्प बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कॉटन कपास को किससे निकाला जाता है, तो पुष्प से निकाला जाता है। और अगला है रेशम। तो रेशम को किससे निकाला जाता है, कोकून से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कृमि कोश, सेकंड के साथ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और नारियल का रेशा, तो नारियल के रेशे को छिलके से उतारा जाता है। तो नारियल के रेशे डी का यहाँ पे पहले के साथ ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो इसका जो है यहाँ पे बी के साथ मैच सही है, ए के चौथे के साथ, बी का तीसरे के साथ, सी का दूसरे के साथ और डी का पहले के साथ। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव करिए। तो प्लास्टिक के संदर्भ में यहाँ पे कहा है, तो पहला है ताप शून्यम में बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं, और बी में है ऊष्मास्थैतिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं, और सी में है बेकेलाइट ताप शून्यम का उदाहरण है, और डी में है पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी ऊष्मास्थैतिक प्लास्टिक के उदाहरण हैं। ठीक है, प्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? प्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सही है, इसमें से पूछा है। तो इसका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, ताप कई बार यहाँ पे क्या कहते हैं, सांचों में ढाला जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक कैन बी म्यूलेटेड अगेन एंड अगेन, उन्हें कई प्रकार के, चाहे जितनी बार उन्हें कई सांचों में ढाला जा सकता है। ठीक है, तो इसका पहले वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जो प्लास्टिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक, तो जो प्लास्टिक होते हैं वो दो प्रकार के होती हैं। तो एक होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, और एक होता है क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, एक होगा थर्मोप्लास्टिक, एक हो जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, सेटिंग प्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। कौन? थर्मोप्लास्टिक। जब उसे गर्म किया जाएगा तो मुलायम हो जाएगा ये वाला प्लास्टिक, और जब ठंडा किया जाएगा तो कठोर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें यह जो गुण पाया जाता है वो हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है, चाहे जितनी बार उसे ठंडा किया जाए, चाहे जितनी बार उन्हें गर्म किया जाए। तो उदाहरण के तौर पर हो जाएगा यहाँ पे इसका उदाहरण, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्या कहते हैं, पॉलीस्टीरीन हो जाता है, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन हो जाएगा, और क्या होगा, नायलॉन हो जाएगा, और पीवीसी हो जाएगा, और टेफ्लॉन हो जाएगा। टेफ्लॉन कौन सा होता है? जैसे कि ये आप लोग अब यूज करते ही होंगे, जो लाइट से खाना बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, जो इंडक्शन चूल्हा होता है वो हो गया। तो वो उसमें कौन सा प्लास्टिक होता है? तो उसमें थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का गुण पाया जाता है, मतलब उसमें टेफ्लॉन होता है। ठीक है, पिघलता नहीं है। ठीक है, तो उसमें यही वाला गुण पाया जाता है, कौन सा? थर्मोप्लास्टिक का गुण पाया जाता है। और ठीक है ना, तो आप लोग इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे इंडक्शन चूल्हा हो गया, तो उन्हें अगर हम ऐसे ही रख देंगे, उन्हें यूज नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं उन्हें हमेशा यूज करना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो टेफ्लॉन पाया जाता है। जो कुकर होता है क्या कहते हैं, जो कुकर होता है उसका जो हैंडल बना हुआ होता है उसमें भी है वो क्या कहते हैं, टेफ्लॉन लगा हुआ होता है, इस कारण वो पिघलता नहीं है। ठीक है, तो उसमें टेफ्लॉन लगा होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि टेफ्लॉन किसे कहते हैं, और कौन सा गुणधर्म पाया जाता है, और कौन से प्लास्टिक में यह होता है, या थर्मोप्लास्टिक में होता है। तो यही उदाहरण है इसका। तो आप आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगला हम देखेंगे अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग था, तो आई थिंक आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसका क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं? तो जब इसे हम गर्म करते हैं तो क्या कहते हैं, मुलायम हो जाता है, परंतु जब बढ़ाने पर ठोस, कठोर एवं दृढ़ हो जाता है। जब ताप बढ़ा देते हैं तो कठोर हो जाता है और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, और जब पुनः हम गर्म करेंगे, दोबारा गर्म करेंगे, तो ये मुलायम नहीं होता है, केवल एक ही बार होगा। ठीक है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जब हम पहली बार गर्म करते हैं तो ये तो मुलायम हो जाता है, लेकिन जब उसे और ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे और गर्म करेंगे तो ये और ज़्यादा कठोर हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है और मुलायम नहीं होता है। ठीक है, तो ये मुलायम नहीं होता है। तो तो इसके उदाहरण क्या होंगे? तो इसके उदाहरण हो जाता है बेकेलाइट हो जाएगा, और क्या कहते हैं, मेलामाइन हो जाएगा। बेकेलाइट, मेलामाइन किसके उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग के। तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बेकेलाइट और मेलामाइन किस प्लास्टिक में पाया जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में पाया जाता है। तो आप लोग ऐसे करके ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। और जो अन्य प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं उन्हें ताप को बार बार, जितने भी बार हम गर्म करेंगे उतनी बार उन्हें वैसे ही ढाला जा सकता है। ठीक है, तो यही इनके गुण हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो अगला हम देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है, किसी खरगोश की अधिकतम गति 56 किलोमीटर घंटा है। यदि उसे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो वह यह दूरी कितने मिनट में तय करेगा यदि वह जितना तेज हो सकता है दौड़े। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग चाल चाल बराबर दूरी बटा समय पे रख करके यहाँ पे दिया हुआ है, चाल दी हुई है और दूरी, तो आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कितना समय आएगा। तो क्या कहते हैं, तो इसका जो है यहाँ पे 3 मिनट आएगा। ठीक है, 3 मिनट यहाँ पे समय निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग एक बार हल कर लीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय उसी पे मान रख करके आप लोग हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है, एलिशा बुखार से पीड़ित है, उसकी सहेली से उसका ताप रोग विषयक तापमापी से देखा और पाया कि वह 101 डिग्री सेल्सियस और दाईं ओर 2 भाग अधिक है, तो बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग हैं, उसका तापमान है। तो उसका तापमान क्या होगा यहाँ पे? तो जो उसका तापमान होगा वो क्या कहते हैं यहाँ पे 101.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग ऐसे करके यहाँ पे देख लीजिएगा, हम आप लोगों के लिए इसे भी रख के लाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना? सहेली द्वारा तापमापी में पाया गया कि तापमान जो है 101 प्लस 2 भाग है यहाँ पे अधिक है, तो 2 बड़ी रेखाओं के बीच में बराबर 5 भाग है और 2 छोटे भागों के बीच में 2 गुणे और क्या कहते हैं 0.2 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 101.04 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम आप लोगों के लिए आंसर भी इसका लेकर आए थे ताकि आप लोग एक बार देख सकें। और अगला है यहाँ पे, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा बादलों का गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए? तो कौन सा क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए? बहुत ज़्यादा जब बादल गरजने लगे और बारिश हो रहा हो, मतलब उस टाइम पर क्या नहीं करना चाहिए? तारों वाले फ़ोन से बातचीत नहीं करना चाहिए। और बी में है, ज़मीन पर उकड़ू बैठना और मोबाइल का उपयोग करना और छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना। तो क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे पूछा है क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या कहते हैं, तारों वाले फ़ोन से बातचीत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जब बादल गरजते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर बिजली चमकती है, तो जो तार लगे हुए होते हैं तो उसमें भी बिजली उत्पन्न हो जाती है। इस कारण यहाँ पे तार वाले फ़ोन से बातचीत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तड़ित झांझा मतलब जब तड़ित झांझा आई थिंक बादलों का जब गर्जन हो, तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उससे बचने के लिए हमें जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, और स्वयं को मतलब कि अगर जहाँ पे लाइट हो, तार वाली चीज़ें हुए और बल्ब जल रहा हो बल्ब, तो उन्हें हमें बंद करने देना चाहिए और उनसे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, खुले स्थान पे नहीं जाना चाहिए। और विद्युत प्लग जैसे कि आप लोग फैन चला रहे हैं, लाइटें जैसे कि हम आपको बता ही दिए, बल्ब जलाए रखे हैं आप, तो उसे बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए जब बादल गरज रहा हो तो। ठीक है, तो अगला देखेंगे यहाँ पे। तो अगला है 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी? तो पहला है लकड़ी की स्केल से, और बी है धातु की तार से, सी है कपड़े के धागे से और डी है निर्वात से। तो किससे जो है यहाँ पे ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी? तो जो है यहाँ पे इसका निर्वात से हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगे इससे नहीं गति कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि तरंगे चलती नहीं है। ठीक है, जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश चलता है। ठीक है, प्रकाश की गति चलती है। और धातु की तार हो गया, लकड़ी की स्केल, कपड़े के धागे, इन पर हो जाएगा, लेकिन निर्वात में नहीं होगा। ठीक है, तो जो ध्वनि होती है, ध्वनि की तरंगे की गति करने के लिए कौन से माध्यम होता है? तो आपसे पूछा जाए कि किस माध्यम में नहीं करती हैं, तो वैक्यूम, आई थिंक निर्वात में नहीं चल पाती हैं। और किस में चल पाती हैं? तो ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलेंगी, लेकिन सबसे अधिक किस में चलेंगी? तो सबसे अधिक जो है गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। गैस, द्रव, ठोस, ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे भी आपके से क्वेश्चन करके पूछता है, बढ़ते क्रम में बताइए कि ध्वनि तरंगे किसमें चलेंगी, फिर कहेगा घटते क्रम में बताइए किस पे नहीं चलेंगी। ठीक है, तो सबसे कम जो होगा ठोस में होगा। ठीक है, सबसे कम ठोस में होगा, उसके बाद यहाँ पे
उससे ज़्यादा द्रव में होगा, उससे भी ज़्यादा गैस में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा, इससे ही रिलेटिव क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा है नहीं कर पाएंगी गति, तो वैक्यूम में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए, सबसे अधिक क्या कहते हैं गति, प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करेगा, तो प्रकाश जो होता है सबसे अधिक गति निर्वात में करता है। तो ये निर्वात वाला ऑप्शन प्रकाश के लिए सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी में नहीं कर पाएगी, नेगेटिव है। तो अगला देखेंगे हम 78 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक समान लंबाई 25 सेंटीमीटर और एक समान व्यास के 4 कांच के सिलेंडर ए बी सी और डी लिए गए और 20 सेंटीमीटर तक जल से भरे गए। उसके बाद ए में तली से 5 सेंटीमीटर ऊपर, बी में 8 सेंटीमीटर ऊपर और सी में जो है 10 सेंटीमीटर ऊपर और डी में जो है 12 सेंटीमीटर ऊपर छेद किया गया। तो किस सिलेंडर में क्या कहते हैं छेद से बाहर आता हुआ जल सबसे अधिक दूर जाएगा, तो किस में जाएगा, तो सबसे अधिक जो है यहाँ पे ए में जाएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग एक बार ऐसे करके देख लीजिएगा किसमें कितना कितनी कितनी ऊपर कितना कितना नीचे क्या कहते हैं छेद किया गया। तो यहाँ पे जो है ए में क्या कहते हैं सबसे दूर जाएगा ए वाले किसमें सिलेंडर में, कांच के सिलेंडर में। तो आप लोग एक बार ऐसे करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला होगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं यहाँ पे हम। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्तंभ ए में दिए गए जुगातों को स्तंभ बी में उनके निर्माण हेतु दी गई सामग्री से मिलान करिए। तो ये मिलान वाला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे है पिन होल कैमरा, आई थिंक पिन होल कैमरा है यहाँ पे, और दूसरा है बहुरूपदर्शी। तो पिन होल कैमरा का क्या होगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो जो पिन होल कैमरा होता है भिन्न आकार के दो डिब्बे एक, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, फिर है पारदर्शी, यहाँ पे है और अगला है यहाँ पे न्यूटन का चक्र। तो पिन होल जो कैमरा होता है, जो पिन होल कैमरा होता है, यहाँ पे पहले में पिन होल कैमरा आपका दिया हुआ है। तो चौथा हो जाएगा भिन्न आकार के दो डिब्बे एक पारभासी पर्दा, ठीक है। और बहुरूपदर्शी का क्या होगा, यहाँ पे पहला दूसरा ऑप्शन था बहुरूपदर्शी। तो पहले का तो यहाँ पे चौथे के साथ मैच सही हो जाएगा और दूसरा है यहाँ पे बी वाला बहुरूपदर्शी। तो बहुरूपदर्शी का हो जाएगा यहाँ पे 3 आयताकार, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे है 3 आयताकार दर्पण पट्टियाँ एक गोलाकार समतल दर्पण की तस्तरी चूड़ियों के कुछ टुकड़े गत्ते की ट्यूब और चक्रिका। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का तीसरे के साथ ऑप्शन सही हो जाएगा। और पारदर्शी का क्या होगा, और यहाँ पे पारदर्शी ऑप्शन वाले का क्या होगा, तो परिदर्शी का हो जाएगा यहाँ पे दो समतल दर्पण इसके साथ हो जाएगा, दूसरे के साथ मैच सही हो जाएगा। बचा अगला, तो इसका फर्स्ट वाले के साथ मैच सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कौन था, न्यूटन का चक्र। तो न्यूटन का चक्र वृत्तीय गत्ता जिसका ऊपरी हिस्सा 7 रंगों में पेंट किया गया, वो एक कील, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहले का चौथा, बी का तीसरा किसमें है, तो बी वाले में है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे। तो अगला है निम्न में से कौन सा कोशिका में केंद्रक का कार्य नहीं है। कोशिका में केंद्रक का कार्य नहीं है। पहला है कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करना, और बी है जीन के रूप में जनक से संतति तथा तक अभिलक्षणों को स्थानांतरित करना, और तीसरा है एक नियंत्रण केंद्र की तरह कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना। और अगला देखेंगे यहाँ पे चौथा है कोशिका द्रव्य और केंद्र के मध्य पदार्थों की गतिविधि करना। तो इसका जो है यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्य नहीं है पूछा है कोशिकाओं का आकार एवं दृढ़ता प्रदान करना, यही नहीं है। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे। तो अगला है जीवाश्मी ईंधनों के विषय पर विद्यार्थियों की सारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न निम्न में से कौन सा है। तो पहला है जीवाश्मी ईंधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा के कोई 5 लाभ लिखिए। तो वो तो 5 लाभ लिखकर बता देंगे। और अगला है कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाएं। तो सूची भी बना देंगे यहाँ पे फट से। और अगला है पेट्रोलियम के प्रभाजी अवशोषण का एक नामांकित चित्र बनाए। तो ये भी एक ही वर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा, एक बार में एक चित्र बनाकर दिखा देंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखिए डी में है क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं। तो इसमें है अवसारी प्रश्न, ठीक है। अवसारी का मतलब होता है एक से अधिक क्या कहते हैं सब बार में वो सोच समझ कर आंसर देना, एक से अधिक एक ही आंसर होता है।
ठीक है। तो जो अभिसारी होता है, अभिसारी का मतलब होता है केवल उसका एक आंसर देना, और जो अपसारी होता है उसे कई प्रकार से उसका आंसर देना, कई रूप में आंसर देना, कई तरह से आंसर देना, ठीक है, जिसके आंसर कई हों। तो इन तरीके से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा अभिसारी और अपसारी का मतलब। तो अपसारी का मतलब यही होता है जिसके कई आंसर निकले, कई प्रकार से बच्चे आंसर दें, कई आंसर हों, ठीक है, तो यही होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे जैसे कि है, क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं? तो यहाँ पे बच्चे, जितने भी बच्चे रहेंगे सब सोचे समझेंगे, और जितने भी बच्चे रहेंगे सबके अलग अलग दिमाग में अलग अलग तरह के क्वेश्चन के आंसर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन के आंसर देंगे, सभी अपने अलग अलग उत्तर देंगे। तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यही इसी में है, क्या कहते हैं, अपसारी प्रश्न के उत्तर इसी में उठेगा, ठीक है, डी वाले में। जैसे कि इसमें पहले में है 5 लाभ लिखिए, तो इसका एक ही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे 5 लाभ लिखकर तुरंत दिखा देंगे। और जैसे कि इसमें कहा है सूची बनाए, तो सूची भी बना देंगे और चित्र भी बना देंगे। तो ये सभी एक ही तरह से आंसर दे देंगे, एक प्रकार से एक ही आंसर देंगे, ठीक है ना। लेकिन चौथे में है, इसमें सभी बच्चे कई प्रकार से कई आंसर देंगे। तो इसका जो है अपसारी प्रश्न इसी में है। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, विज्ञान के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, वे दी गई सूचना के आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं। और बी में है, वे भविष्य के अवलोकनों के निष्कर्ष के संदर्भ में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और तीसरा है, वे पूर्वाश्रित अवलोकनों के व्यापीकरण है। और चौथा है, एक बार सिद्ध होने पर सिद्धांत का निरुपदेशन नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो है यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैसे कि पहले में है, वे दी गई सूचना के आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं, ये बात सही है। वे भविष्य के अवलोकनों के निष्कर्ष के संदर्भ में पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन, पहला और दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि यहाँ पे विज्ञान के सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन की बात क्या हुआ है, तो इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसमें से 2 ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें से जो है पहला और दूसरा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा 5 के, तो यहाँ पे है, एक शिक्षिका ने कक्षा 6 के विद्यार्थी, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 बोल दिया मुँह से। तो यहाँ पे है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को निम्न कार्य के लिए दिया। एक उद्यान या स्थानीय नर्सरी में जाइए और स्वस्थ पौधों की पहचान करिए और उन पौधों को स्वस्थ कहने के लिए कारण दीजिए। उस क्रियाकलाप में कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो पहला है अवलोकन करना, परिचालन परिभाषित करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना। और अगला है क्या कहते हैं, संप्रेषण और मापन करना। और अगला है पूर्वानुमान लगाना, वर्गीकरण करना। तो इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवलोकन करना, परिचालन परिभाषित करना। क्योंकि यहाँ पे कक्षा 6 की जो विद्यार्थी हैं उसको एक कार्य दिया गया, तो वहाँ पे वो अवलोकन करेगी, उसके बाद में परिचालन को परिभाषित करेगी। यहाँ इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इन्हीं कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है, इन्हीं क्रियाकलाप में इन क्या कहते हैं, इन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो अवलोकन और परिचालन परिभाषित करने इसी कौशल का यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगला देखेंगे, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है? तो पहला है, एक शिक्षिका विभिन्न पशुओं के प्राकृतिक वास के वीडियो दिखाती है। और भी है, एक शिक्षिका प्रयोग द्वारा दर्शाती है कि एक धारा प्रवाही कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है। और अगला है, उच्च तथा निम्न श्रेणी की संकल्पनाओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक शिक्षिका संकल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। और अगला है यहाँ पे, एक शिक्षिका भी वृत्तांत प्रश्न पूछती है और उनकी व्याख्या ढूंढती है। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक शिक्षिका है, वे वृत्तांत प्रश्न पूछती है और उनकी व्याख्या ढूंढती है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है?
तो पहला है विज्ञान में लैंगिक समता का अर्थ है कि विज्ञान में लड़कियां उतनी ही अच्छी हैं हों जितना कि लड़के। और बी में है विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच से लैंगिक प्रतिबंध हटा दिया जाए। और सी में है विज्ञान में लैंगिक समता का उद्देश्य है कि लड़कियों के लिए विज्ञान को अधिक आकर्षक बनाया जाए। ठीक है। और अगला है विज्ञान में लैंगिक समता का उद्देश्य एकल लैंगिक विद्यालयों का सृजन करना है। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़कों के दोनों के बीच में लैंगिक प्रतिबंध को हटा लिए जाएं। तो यही बात सही है यहाँ पे। लैंगिक जेंडर क्या कहते हैं बाइस को यहाँ पे हटा दिया जाए। तो क्या कहते हैं यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला देखेंगे, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे पहले में है विज्ञान की संकल्पनाओं के संदर्भ में बच्चों के विचार प्रायः प्रकरण विशिष्ट होते हैं और विरोधाभासी भी हो सकते हैं। और यश टू में है विज्ञान में बच्चों की वैकल्पिक संकल्पनाएं कार्य से कारण तक एक रेखीय विवेचन दर्शाती हैं। तो इसका जो है यहाँ पे यश वन और यश टू यहाँ पे दोनों बातें सही हैं। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तो अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो अगला है, किसी विद्यार्थी ने ए तथा बी अंकित परखनलियों के विलयनों में एक एक चुटकी हल्दी डाली। उसने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे। तो पहला है विलयन ए लाल हो गया और विलयन बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यश टू में है विलयन ए एक क्षार है, विलयन बी एक अम्ल है। और यश थ्री में है अम्लों और क्षारकों तथा लवणों में विभेदन के लिए हल्दी का पाउडर का जो है उपयोग किया गया। ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो इसका जो है इसमें से क्या होगा? तो इसमें से जो S2 है वो तो यहाँ पे अवलोकन है और जो S3 है वो निष्कर्ष है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार हम छोटा कर लेते हैं, आप लोग सारे ऑप्शन एक बार में देख लीजिएगा। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तो अगला हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न एक वृत्तांत प्रश्न है? तो इसमें से कौन सा प्रश्न होगा, कौन सा वाला होगा इसका? तो इसका जो है पहले में है पृथ्वी से हम चंद्रमा के केवल एक पृष्ठ ही क्यों देख पाते हैं। और बी में है चंद्रमा का आकार प्रतिदिन क्यों परिवर्तित होता है। और सी में है चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है। डी में होगा क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो। ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दर्शाता है? तो पहला है ओलंपियाड और बी में है अनुसंधानिक परियोजन और सी में है वार्षिक परीक्षाएं और क्विज प्रतियोगिता। तो आकलन के लिए इसमें से कौन सा सबसे सही है? तो इसमें से अनुसंधानिक परियोजनाएं इसमें सबसे सही हो जाएगा। ठीक है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। तो अभिकथन में है विज्ञान के शिक्षकों को कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। और कारण में है हाँ, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक विषय क्या कहते हैं सीखने वालों में बहुल परिवर्तनों और तर्क वितर्क कौशल को प्रोत्साहित करता है। और R2 में है नहीं, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक विषय प्रायः विवादास्पद होते हैं और उनमें बहुल परिप्रेक्ष्य निहित होते हैं। तो इसमें से क्या है, ए सही है और ए का सही स्पष्टीकरण R1 है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार R1 वाला देखिएगा। हाँ, क्योंकि ये बात यहाँ पे सामाजिक वैज्ञानिक के बारे में है और यहाँ पे भी सामाजिक वैज्ञानिक के बारे में ये चीज़ें सही हैं, तर्क वितर्क कौशलों को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ ए और R1 सही है एक दूसरे के लिए। ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है और ए का सही स्पष्टीकरण R1 है। ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इसके आगे हम क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम आप लोगों के लिए सेकंड मैराथन क्लास लेकर आएंगे। आप लोग इतना हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास और हम लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है जिन क्वेश्चनों का, तो हम उन्हीं को लेकर आएंगे। तो आप लोग हल कीजिएगा और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।